हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दी चैनल कॉमर्स अड्डा 2.0। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है क्लास 10th और 11th के बच्चों के लिए, क्योंकि आज हम जो कवर करने वाले हैं टॉपिक वो है आपका फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में हम तीन टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट के मीनिंग के बारे में, फिर फाइनल अकाउंट क्यों हमें हमारे लिए ज़रूरी है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, और तीसरा जो टॉपिक होगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है आपका ट्रेडिंग अकाउंट का। तो हम इस वीडियो में तीन टॉपिक कवर करने वाले हैं। सबसे पहले मीनिंग, उसके बाद बेनिफिट्स ऑफ फाइनल अकाउंट और लास्ट में ट्रेडिंग अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है। ये तीन टॉपिक आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। चाहे बिजनेसमैन छोटा हो चाहे बिजनेसमैन बड़ा हो, वो अपने बिजनेस में कितना उसको प्रॉफिट हो रहा है, कितना उसको लॉस हो रहा है, उसके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, वो जरूर जानना चाहता है। तो इसके लिए सबसे पहले वो सारे अकाउंट्स को तैयार करता है। सबसे पहले ट्रांजेक्शन्स होती हैं, उसके बाद जर्नल एंट्रीज होती है, फिर उसके बाद लेजर्स बनते हैं, फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, और ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद सबसे लास्ट में फाइनल अकाउंट को तैयार किया जाता है। तो आज हम इसी टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं फाइनल अकाउंट की मीनिंग से कि फाइनल अकाउंट क्या होता है। फाइनल अकाउंट आर अकाउंट्स प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। देखिए, फाइनल अकाउंट में कुछ अकाउंट्स होते हैं, तीन अकाउंट्स इंक्लूड किए जाते हैं। पहला होता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा होता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट, और लास्ट होती है आपकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एक अकाउंट नहीं होती है, एक स्टेटमेंट होता है। तो तीन अकाउंट्स को हम तीन चीजों को हम इसमें देखेंगे। फाइनल अकाउंट्स में इंक्लूड किया जाता है, यानी कि फाइनल अकाउंट में तीन चीजों को इंक्लूड किया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट को, प्रॉफिट लॉस अकाउंट को और बैलेंस शीट को। तो फाइनल अकाउंट जो होता है वो कुछ अकाउंट्स होते हैं जो प्रिपेयर किए जाते हैं एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, यानी कि फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में। फाइनेंशियल का जो लास्ट होता है वो 31 मार्च होता है। आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो शुरू होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च पे वो खत्म होता है। तो जैसे ही 31 मार्च खत्म होती है तो उसी डेट को हम फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं। तो ये जो फाइनल अकाउंट है वो कुछ अकाउंट्स को बनाया जाता है, और बनाया जाता है 31 मार्च यानी कि फाइनेंशियल ईयर के एंड में, टू एस्कर्टेन द प्रॉफिट और लॉस सफर्ड बाय द बिजनेस। यानी कि इससे निकाला जाता है कि बिजनेसमैन को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। वो चीज हम कैलकुलेट करते हैं बिजनेस में क्या क्या चीज हो रही है, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है बिजनेस में, एंड टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। और एक चीज और जानी जाती है बिजनेस में कि बिजनेस की हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या चल रही है। फाइनेंशियल पोजीशन से मतलब होता है कि बिजनेस में कितनी हमारे पास असेट्स हैं और हमारे पास लायबिलिटीज कितनी कितनी है, बैंक को लोन कितना देना है, क्रेडिटर को कितना पैसा देना है, हमारे पास कैपिटल कितनी है, प्रॉफिट कितना बचा हुआ है, और इसके अलावा मेरे पास फर्नीचर कितना है, कैश कितना है, बैंक बैलेंस कितना है, मेरे पास डेटर्स कितने हैं। इसके अलावा ये सारी की सारी चीजें हम फाइनेंशियल पोजीशन में चेक करते हैं। तो ये मीनिंग होता है। तो शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो शॉर्ट में ये कहा जाएगा कि फाइनेंशियल अकाउंट होते हैं या फाइनल अकाउंट होते हैं, उसमें कुछ अकाउंट्स को बनाया जाता है जिससे कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को पता लगाया जाता है, और बिजनेस में प्रॉफिट कितना हो रहा है या लॉस कितना हो रहा है ये भी हम फाइनल अकाउंट में ही पता लगाते हैं। अब इसमें फाइनल अकाउंट में तीन चीजें इंक्लूड की जाती है। सबसे पहले आपका ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा आपका प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, और लास्ट है आपका बैलेंस शीट। ये तीनों ही चीजें आपको बना के देखनी है और बना के सीखनी है। तो इस वीडियो में हम ट्रेडिंग अकाउंट को बनाना सीखेंगे, लेकिन इससे पहले हम इसके बेनिफिट्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि फाइनल अकाउंट के कुछ बेनिफिट्स होते हैं कि अगर आप फाइनल अकाउंट्स को तैयार कर रहे हैं तो उसके कुछ ना कुछ बेनिफिट्स तो जरूर होंगे। तो पहला बेनिफिट है टू नो प्रॉफिट और लॉस, कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट कितना हो रहा है और लॉस कितना हो रहा है, इसके बारे में हमें जानकारी हो जाती है, हमें पता लग जाता है ये फाइनल अकाउंट बनाने की मदद से। क्योंकि फाइनल अकाउंट जब हम बनाते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट पता लगता है या ग्रॉस लॉस पता लगता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो उससे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हमें पता लग जाता है। तो बिजनेस में प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, ये चीजें हमें पता लग जाती हैं। दूसरा हमें बेनिफिट मिलता है टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन का भी मैंने मतलब बताया था कि बिजनेस में हमारे असेट्स कितनी और लायबिलिटीज हमारी कितनी है, ये हमें पता लग जाती है। तो बिजनेस को अगर फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाना है तो इसके लिए बैलेंस शीट तैयार करनी पड़ती है। तो फाइनल अकाउंट की मदद से हमें फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की पता लग जाती है। जो तीसरा बेनिफिट है हेल्पफुल फॉर इन्वेस्टर्स एंड बैंक्स। देखिए, कभी कभी होता है कि बिजनेसमैन अपने बिजनेस में बाहर के जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनसे पैसा लगवाने की कोशिश करता है, या बाहर के इन्वेस्टर हमारे बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं या पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो इन्वेस्टर्स और बैंक्स होते हैं, क्योंकि बैंक हमें लोन भी देता है, जो इन्वेस्टर्स और बैंक्स होते हैं इससे पहले कि हमारे बिजनेस में अपना पैसा लगाएं, वो हमारी बैलेंस शीट और हमारी फाइनेंशियल पोजीशन, हमें प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो इसके लिए भी बेनिफिशियल है ये फाइनल अकाउंट। चौथा जो आपका बेनिफिट है कंपेयर ऑफ परफॉर्मेंस, क्योंकि हम साल के साल हर साल जो है फाइनल अकाउंट को तैयार करते हैं,
क्योंकि हर साल फाइनल अकाउंट तैयार हो रहे हैं, तो हम लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस से अपने करंट ईयर की परफॉर्मेंस को कंपेयर भी कर सकते हैं। तो हम अपने बिजनेस की जो परफॉर्मेंस है, प्रॉफिट और लॉस की परफॉर्मेंस है, उसको आपस में कंपेयर कर सकते हैं ईयर टू ईयर। नेक्स्ट, लीगल रिक्वायरमेंट। कभी कभी होता है कि जो कंपनीज होती हैं उनको लीगली तौर पे अपने फाइनल अकाउंट को तैयार करना ही पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत सारे अकाउंट्स को शो करना पड़ता है। इसलिए जो बिजनेसमैन होते हैं अपने लीगल तौर पे भी फाइनल अकाउंट को तैयार करते हैं, इसलिए भी इनकी जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट होता है हेल्पफुल फॉर डिसीजन मेकिंग। आप अगर फ्यूचर में कोई डिसीजन लेना चाहते हैं कि हमें लॉस हो गया, लेकिन लॉस किस वजह से हुआ इसके बारे में जानना है, और हमें पता भी लग चुका है कि कौन कौन सी चीजें जिनकी वजह से हमें लॉस हो रहा है या हमारी फाइनेंशियल पोजीशन डाउन हो रही है, तो इसके लिए भी आप फ्यूचर में प्लान कर सकते हो। वो भी हम प्लान करेंगे फाइनल अकाउंट की मदद से ही। नेक्स्ट होता है डिटेक्टिंग द एरर एंड फ्रॉड। कभी कभी होता है जो हमारे बिजनेसमैन बिजनेस कर रहे होते हैं उसमें बहुत सारी ऐसी गलतियां हो जाती हैं, कुछ एरर्स हो जाती हैं, उन एरर्स का भी फाइनल अकाउंट की मदद से पता लग जाता है। और उसके साथ साथ जो फ्रॉड्स होते हैं, जो हमारे कर्मचारी होते हैं कुछ फ्रॉड्स करते हैं, तो वो फ्रॉड्स भी आसानी से डिटेक्ट हो जाते हैं, पता लग जाते हैं इनकी वजह से। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं जो हम फाइनल अकाउंट को बना के पता लगा लेते हैं। अब आगे चलते हैं फाइनल अकाउंट को बनाने के स्टेप्स क्या होते हैं, क्योंकि सभी को पता होना चाहिए कि फाइनल अकाउंट जब हम बनाते हैं तो उससे पहले क्या क्या बनता है। जब हम कोई ट्रांजैक्शन हमारे बिजनेस में होती है तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है, तो जर्नल सबसे पहले बनाया जाता है। और जर्नल बनाने के बाद जो सेकंड स्टेप होता है बनाने का, वो होता है लेजर का। उसके बाद लेजर्स तैयार किए जाते हैं, जर्नल की मदद से ही लेजर तैयार किए जाते हैं, क्योंकि जर्नल बनेगा फिर उसके बाद लेजर तैयार होगा। अब जब लेजर तैयार हो जाता है तो लेजर की मदद से बनाया जाता है ट्रायल बैलेंस। उसकी मदद से, लेजर की मदद से बनता है ट्रायल बैलेंस। और जैसे ही आप ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं, ये तीन स्टेप जब पूरे हो जाते हैं, तो फाइनल में बनता है आपका फाइनल अकाउंट। फाइनल में आपका फाइनल अकाउंट तैयार किया जाएगा, जो कि मैंने डेट बताई है 31 मार्च हर ईयर की होती है। तो 31 मार्च को ही फाइनल अकाउंट तैयार किए जाते हैं। फाइनल अकाउंट जब आप तैयार करेंगे तो इसमें दो अकाउंट्स को तैयार करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और लास्ट में एक बैलेंस शीट को तैयार किया जाता है। लास्ट में आपकी बैलेंस शीट को तैयार किया जाएगा। तो इस वीडियो में क्योंकि हम ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में सीखने वाले हैं, तो हम आगे पढ़ेंगे ट्रेडिंग अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है और कैसे हम ट्रेडिंग अकाउंट को तैयार करेंगे। चलिए वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट को किस तरीके से और कैसे बनाया जाता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट आपके सामने है। सबसे पहले आपको जब ट्रेडिंग अकाउंट तैयार करना है तो ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले लिखना होगा आपको ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट को हिंदी में व्यापार खाता भी कहते हैं। फिर उसके बाद ये डेट लिखनी होगी कि कौन सी डेट को आप बना रहे हैं, क्योंकि हर एक ईयर की लास्ट की डेट को आपको बनाना होता है 31 मार्च को। तो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। आपको ईयर अगर 2026 दिया हुआ है तो आपको वो लिखना होगा, 2024 लिखा है तो वो लिखना होगा। तो आपको फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च और जो ईयर दिया हुआ है वो आपको ईयर लिखना है, ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट आ जाएगा। नेक्स्ट आपको जो सबसे पहले देखना है कि फॉर्मेट क्या बनता है। फॉर्मेट में सबसे पहले आपको पर्टिकुलर अमाउंट 4 कॉलम तैयार करने होते हैं। ये साइड आपकी डेबिट साइड हो जाती है और ये साइड आपकी क्रेडिट साइड हो जाती है। आपको इस साइड में बाय करके लिखना होता है और इस साइड में टू करके जो भी आइटम्स आते हैं वो आपको टू करके लिखने होते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा या ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय पर। तो सबसे पहले आपको डेबिट साइड में टू ओपनिंग स्टॉक लिखना होता है। ये ओपनिंग स्टॉक आपको ट्रायल बैलेंस से मिल जाएगा। टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक को प्रारंभिक रहतिया कहा जाता है। जो भी आपका प्रारंभिक रहतिया है वो आपको यहाँ लिखना है और जो उसकी अमाउंट आपको ट्रायल बैलेंस में दी हुई है वही आपको यहाँ पर लिखनी होगी, क्योंकि जो फाइनल अकाउंट तैयार किए जाते हैं वो ट्रायल बैलेंस की मदद से ही तैयार होते हैं। तो ट्रायल बैलेंस से ही सारे आइटम्स हमें उठाने हैं। बहुत आसान होता है, बहुत इजी तरीके से हो जाता है। तो सबसे पहले आपको ओपनिंग स्टॉक आपको टू साइड यानी कि डेबिट साइड लिखना है। अब उसके बाद क्या होता है, आपको एक आइटम इस साइड में भी लिखना होता है क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में से दो ही आइटम आते हैं, अभी मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले इधर की साइड में पूरा कर लेते हैं। तो दूसरा जो आइटम होता है वो होता है परचेजेस। परचेजेस भी आपको ट्रायल बैलेंस में मिल जाएगा। परचेज को क्रय बोला जाता है। परचेज में अगर परचेज रिटर्न दिया हुआ है तो सबसे पहले आपको अमाउंट बाहर नहीं लिखनी, अमाउंट के कॉलम में सबसे पहले अमाउंट आपको अंदर ही लिखनी होगी। तो अंदर वो अमाउंट आ जाता है। अंदर अमाउंट आने के बाद अगर आपको परचेज रिटर्न दिया हुआ है तो परचेज रिटर्न इसमें से माइनस कर देंगे। तो जो भी आपको रिटर्न होगा परचेज रिटर्न, वो अमाउंट आपको माइनस करने के बाद लाइन नीचे खींचनी है और लाइन खींचने के बाद इस वाली अमाउंट में से इस वाली अमाउंट को, जो आपकी परचेज की अमाउंट है उसमें से आपको परचेज रिटर्न की अमाउंट को माइनस करना है। अब ये दो आइटम हमारे इधर के तैयार हो जाते हैं, ओपनिंग स्टॉक और परचेज। परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस होना चाहिए अगर क्वेश्चन में दिया है तो, क्योंकि रिटर्न कभी कभी क्वेश्चन में नहीं दिया होता, परचेज रिटर्न नहीं होता है तो नहीं लिखना है।
अब आ जाते हैं आपकी क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में सबसे पहला जो आइटम होता है वो होता है सेल्स। सेल्स का मतलब होता है विक्रय। जैसा आपने परचेज में क्या था कि परचेज रिटर्न थी तो हमने उसको माइनस करके दिखाया था, इसी तरीके से सेल में भी अगर सेल्स रिटर्न है तो उसको भी आपको माइनस करके यहाँ पर शो करना है। तो रिटर्न आपको दिखाना होगा माइनस करके, जो भी रिटर्न है वो आपको माइनस करके बाहर लिख देना है। लाइन खींचेंगे, लाइन खींचने के बाद अमाउंट को डिडक्ट करने के बाद बाहर उसकी अमाउंट आ जाती है। इस साइड में एक और आइटम आता है जिसका नाम होता है क्लोजिंग स्टॉक। बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आपको एडजस्टमेंट में गिवन होगा क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं दिया होता है क्लोजिंग स्टॉक। अगर क्लोजिंग स्टॉक के बारे में मैं बता देता हूं आपको कि क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है तो ये सिर्फ आपको बैलेंस शीट में लिखना होता है, जो हम बैलेंस शीट आगे जाके सीखेंगे। बैलेंस शीट में वो भी असेट साइड में लिखना होता है, लेकिन अगर क्लोजिंग बैलेंस ट्रायल बैलेंस में ना दिया हो और उसको वह एडजस्टमेंट में यानी कि नीचे की साइड में दिया होता है तो इसकी पोस्टिंग दो जगह जाती है। इसको एक तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट में आपको क्रेडिट साइड में दिखाना है बाय क्लोजिंग स्टॉक करके, उसकी अमाउंट आ जाती है बाहर आपकी, और दूसरी जगह जो जाता है वो बैलेंस शीट में जाता है, आपको असेट साइड में वो लिखना होता है। तो ये दो जगह पोस्टिंग जाएगी अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दिया है तो। अब लास्ट में क्या करना पड़ता है, दो आइटम्स इधर आ गए, दो आइटम इधर आ जाते हैं। इतना तो आपको क्लियर हो चुका होगा। क्लियर होने के बाद आगे क्या करना है, आगे बस आपको डेबिट साइड में कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखने होते हैं। अब सबसे पहले समझना पड़ेगा कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी कि प्रत्यक्ष व्यय क्या होते हैं। तो इसके बारे में कहा गया डायरेक्ट एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू द परचेज ऑफ गुड्स, यानी कि वो सारे के सारे खर्चे जो गुड्स को खरीदने से संबंधित है, मतलब गुड्स को खरीदते समय हमने करे हैं, वो सारे खर्चे आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, इसके अलावा अगर माल को बनाने के खर्चे हैं वो भी आ जाएंगे। और फैक्ट्री एक्सपेंसेस, अगर जो फैक्ट्री में खर्चे हुए हैं, फैक्ट्री ऑफिस नहीं, सिर्फ फैक्ट्री में जो खर्चे हुए हैं वो सारे के सारे खर्चे आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। यानी कि वो सारे खर्चे जो माल को खरीदते समय पर आपने करे हैं, वो सारे खर्चे माल को बनाने पर आपने करे हैं, या वो सारे खर्चे जो आपके फैक्ट्री के सारे खर्चे हैं, वो सब खर्चे आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। वो सब आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालने हैं। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस पे कौन कौन से ऐसे खर्चे होते हैं, जैसे फ्रेड। फ्रेड का मतलब होता है भाड़ा। माल को खरीद के लेके आ रहे हैं, भाड़ा दिया आपने, तो वो भी एक तरीके से माल को खरीदने का खर्चा हो गया। वेजेस मतलब होता है मजदूरी, फैक्ट्री में मजदूरों को मजदूरी दी जाती है तो वो फैक्ट्री का खर्चा हो जाता है। कैरिज का मतलब होता है ढुलाई, क्योंकि माल को लाते समय पर जब हम गाड़ी से माल को ढुलवाते हैं तो उसको भी, ढुलाई को भी इसमें इंक्लूड करेंगे क्योंकि वो परचेज ऑफ गुड्स का खर्चा है। इंपोर्ट ड्यूटी, अभी कभी कभी होता है कि हम अपने शहर से माल ना खरीद के बाहर के देशों से भी माल खरीदते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट करने वाले खर्चे भी खरीदने के खर्चे ही कहलाएंगे। तो इंपोर्ट ड्यूटी अगर आपने दी है तो वो भी खरीदने का खर्चा होता है, तो वो भी आपका इसमें आ जाएगा। ऑक्ट्रॉय क्या होता है, ऑक्ट्रॉय को हिंदी में कहते हैं चुंगी। जब हम रेलवे से कोई माल मंगवाते हैं तो रेलवे से माल मंगवाने पर रेलवे ऐसे ही माल नहीं छोड़ देता, उसके बदले में एक फीस देनी पड़ती है जिसको ऑक्ट्रॉय कहा जाता है। तो ऑक्ट्रॉय भी माल मंगवाने का खर्चा यानी कि परचेज का खर्चा होता है, इसलिए ये भी आ जाएगा। डॉक चार्जेस, डॉक का मतलब होता है जहां बंदरगाह होता है, जहां पर कि हमारा माल समुद्र के रास्ते से आता है, तो वहां के चार्जेस अगर आपने दिए हैं तो उसको डॉक चार्जेस कहेंगे, तो वो भी इसमें आ जाएगा। फ्यूल एंड पावर यानी कि तेल और शक्ति जो होती है, ये भी हमारी फैक्ट्री का खर्चा होता है। फैक्ट्री की लाइट, कोयला, गैस एंड वाटर, ये सारे के सारे खर्चे आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं, क्योंकि ये सारे खर्चे आपके फैक्ट्री के खर्चे होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे होते हैं और परचेज के खर्चे होते हैं। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं। दो आइटम के बाद, इधर के दो आइटम के बाद सिर्फ हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखने होते हैं अगर क्वेश्चन में दिए हैं तो, क्योंकि क्वेश्चन में अगर कुछ इनमें सारे के सारे नहीं दिए होंगे, कुछ दिए हैं तो वो लिख देंगे आप। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे वेजेस दिया है तो वेजेस आप लिख दीजिए, फ्रेड दिया है तो फ्रेड लिख दीजिए, कैरिज दिया है तो कैरिज लिख दीजिए, डॉक चार्जेस लिखा है तो डॉक चार्जेस लिख दीजिए। जरूरी नहीं है कि सारे के सारे खर्चे क्वेश्चन में ही दिए हों, कुछ ही खर्चे, मैंने मान लिया कि 4 खर्चे दिए हैं तो मैंने 4 खर्चे यहां पर लिख लिए। अब करना क्या होता है, आगे क्या करना है, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट को बना के या तो मुझे ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है या मेरा, या ग्रॉस लॉस निकलेगा। ग्रॉस प्रॉफिट कब निकलेगा, ग्रॉस लॉस कब निकलेगा, ये मैं बता देता हूं। आपको क्रेडिट साइड ऐड करनी है, क्रेडिट साइड ऐड करने के बाद आपको डेबिट साइड ऐड करनी है। डेबिट साइड में भी मैंने ले ली कुछ आइटम, ये आ गए, इन 4 आइटम्स की मैंने अमाउंट ले ली। मैंने डेबिट साइड को ऐड किया, क्रेडिट साइड को ऐड किया। अगर मेरी क्रेडिट साइड ज्यादा है और डेबिट साइड मेरी कम है तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, क्योंकि इधर सारे खर्चे आते हैं, ये सारे खर्चे ही हो गए ना, ये सारी सेल हो गई। अगर सेल में से मैं खर्चे घटाऊंगा तो मेरा प्रॉफिट ही बचेगा। तो यहां पर ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूं, इसका मतलब मेरा ग्रॉस प्रॉफिट बच रहा है। तो आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा आने पर, डेबिट साइड कम आने पर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आता है, तो उसको लिखते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट। इस साइड लिखेंगे डेबिट साइड टू ग्रॉस प्रॉफिट CD।
यहाँ पर लिख दिया, इसकी अमाउंट आपकी यहाँ पर आ जाएगी। तो इस तरीके से आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमने सारे खर्चे ये सारे ऐड किए, ऐड करने के बाद जब मैंने ये वाले खर्चे ऐड किए तो मुझे पता चला कि क्रेडिट साइड मेरी कम है और डेबिट साइड के खर्चे मेरे ज्यादा हैं। तो अगर डेबिट साइड कम होती है और डेबिट साइड अगर ज्यादा होती है और क्रेडिट साइड कम होती है तो उस कंडीशन में मेरा लॉस आएगा, तो उसको ग्रॉस लॉस बोलते हैं। और ग्रॉस लॉस आपको क्रेडिट साइड में दिखाना है, टू ग्रॉस लॉस CD, और जो भी अमाउंट आपकी लॉस की होगी वो यहाँ पर आपको लिख देनी है। फिर उसके बाद आपको नीचे की दोनों साइड्स को बराबर करके ऐड करके इसको बराबर कर देना है। जो भी अमाउंट आपकी ऐड करके दोनों की बराबर साइड हो जाती हैं। तो इस तरीके से सिंपल तरीके से आप ट्रेडिंग अकाउंट को बना सकते हैं, और सारे स्टेप्स मैंने फॉलो कर दिए हैं, सिंपल तरीके से मैंने बता दिया है। इसका एक एग्जाम्पल लेंगे अब, और एग्जाम्पल देख के करेंगे कि किस तरीके से हम एक एग्जाम्पल या क्वेश्चन को न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन है आपका, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, फिर परचेज दिया हुआ है, फिर परचेज रिटर्न है, फिर वेजेस है, कैरेज इनवर्ड है, इंपोर्ट ड्यूटी है, ऑक्ट्रॉय है, फैक्ट्री इंश्योरेंस है, सेल्स है, फिर सेल्स रिटर्न है, और लास्ट में एक एडजस्टमेंट गिवन की गई है क्लोजिंग स्टॉक की। 70,000 रुपए की आपकी क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आपको ओपनिंग स्टॉक लिखना होता है। तो ओपनिंग स्टॉक आपका डेबिट साइड आता है, तो आपको ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में लिख देना है टू ओपनिंग स्टॉक के नाम से, और ओपनिंग स्टॉक आपका 35,000 रुपीज का, तो उसकी अमाउंट आपकी यहां पर आ जाती है। नेक्स्ट आपको आइटम बताया था मैंने परचेज का। नेक्स्ट आपको परचेज लिखना है। परचेज हमको दिया हुआ है 1,80,000 रुपए का, क्योंकि परचेज रिटर्न भी है आपका 20,000 का, तो सबसे पहले आपको 1,80,000 रुपए डेबिट साइड में अंदर ही लिखना पड़ेगा। उसके बाद इसमें से रिटर्न क्या करना पड़ता है, माइनस करना है। तो रिटर्न आपको दिया हुआ है 20,000 का, तो रिटर्न आपको 20,000 का माइनस करके बाहर लिखना है 1,60,000। 1,80,000 में से 20,000 घटाएंगे तो 1,60,000 ही बचेगा। अब आ जाइए क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में सबसे पहले लिखते हैं आप सेल्स। क्या आपको क्वेश्चन में कहीं पर भी सेल दी हुई है? सबसे नीचे आप देखेंगे तो सेकंड आइटम है आपका सेल्स का 3 लाख रुपए का, तो 3 लाख रुपीज की सेल्स आपकी यहां जाएगी। उसमें से माइनस करना होता है रिटर्न, क्योंकि आपको क्वेश्चन में रिटर्न भी दिया हुआ है। तो रिटर्न आपका है 30,000 रुपए का रिटर्न दिया हुआ है, तो 3 लाख रुपए में 30,000 रुपए अगर माइनस करेंगे तो 2,70,000 रुपए आपकी बाहर अमाउंट आ जाती है। 2,70,000 की बाहर अमाउंट आ गई है। अब उसके बाद क्या करते हैं, क्योंकि क्रेडिट साइड का एक आइटम और बचा हुआ है जिसको क्लोजिंग स्टॉक कहा जाता है, तो ये एडजस्टमेंट में दिया होता है बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो ये आपको क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में लिखना है। 70,000 रुपए का आपने क्लोजिंग स्टॉक 70,000 रुपए का क्रेडिट साइड में पुट कर दिया। अब उसके बाद क्या करना है आपको, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि क्रेडिट साइड के 2 आइटम इधर के हो गए, डेबिट साइड के, और क्रेडिट साइड के 2 आइटम इधर के हो गए। लास्ट में हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखने होते हैं नीचे की साइड में। अब हमें उन डायरेक्ट एक्सपेंसेस को पहचानना है। सबसे पहले आपको ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेज हो गया, परचेज रिटर्न हो गया। नेक्स्ट आपका वेजेस। वेजेस एक फैक्ट्री में दी जाती है, तो फैक्ट्री का खर्चा होता है, तो इसको भी लिख देंगे 40,000 की आपकी वेजेस है। उसके बाद आपका कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड का मतलब होता है ढुलाई, वो भी इनवर्ड यानी कि खरीदने पर दी गई ढुलाई। तो यहां पर आप कैरेज इनवर्ड लिख देते हैं। कैरेज इनवर्ड आपका 12,000 रुपए का है। नेक्स्ट है आपका इंपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट करने पर जो भी ड्यूटी दी जाती है वो खर्चा होता है खरीदने वाला, तो इंपोर्ट ड्यूटी भी आ जाएगा आपका। इंपोर्ट ड्यूटी है आपका 8,000 रुपीज का। उसके बाद नेक्स्ट है ऑक्ट्रॉय। मैंने बताया था ना, माल खरीदने पर अगर हम रेलवे से माल मंगवाते हैं तो उसके बदले रेलवे को ऑक्ट्रॉय दी जाती है, तो यहां पर आ जाएगा ऑक्ट्रॉय आपका 3,000 का। नेक्स्ट आपका फैक्ट्री इंश्योरेंस, तो ये भी आपका फैक्ट्री का खर्चा हो गया। फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री का इंश्योरेंस है आपका 5,000 रुपए का, अमाउंट आपकी 5,000 में आ जाएगी। नेक्स्ट आपका सेल्स है, फिर सेल्स रिटर्न है, यानी कि सारे आइटम हमारे इस क्वेश्चन के सारे आइटम्स को हमने इधर लिख दिया है और इधर भी लिख दिया है। सबसे लास्ट में हमें क्या करना होता है, नीचे से इसको बंद करेंगे, और बंद करने पर हम ऐड करेंगे इधर का बैलेंस और इस साइड का बैलेंस। क्रेडिट साइड में बैलेंस अगर ऐड करेंगे तो 3,40,000 का बैलेंस हो जाता है। 2,70,000 और 70,000 आपका 3,40,000 का क्रेडिट साइड का बैलेंस हो गया। इसको रफली हम यहाँ लिख लेंगे। अब उसके बाद ये वाली साइड को ऐड करेंगे, तो आपको 1,60,000 में 40,000 ऐड करेंगे तो 2 लाख रुपए हो जाएंगे। 2,12,000, 2,20,000, 2,20,000 के बाद 2,28,000, तो 2,28,000 आपका डेबिट साइड में ये हो रहा है। और उस पर से 35,000 आपके ओपनिंग स्टॉक के हैं, तो वो अलग ऐड कर लीजिए।
2,63,000 आपका इधर का बैलेंस आ रहा है डेबिट साइड का। मैंने बताया था क्रेडिट साइड की अगर ज्यादा होता है बैलेंस और डेबिट साइड का कम होता है तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है। क्योंकि क्रेडिट साइड में बैलेंस आ रहा है 3,40,000, डेबिट साइड में आ रहा है 2,63,000। तो आप क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड घटाएंगे, 2,63,000 रुपए अगर आप माइनस करेंगे तो 0,007 और ये हो गया आपका 77,000 रुपीज का आपको ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है। क्योंकि ये साइड हमारी कम है और क्रेडिट साइड ज्यादा हो रही है, तो ग्रॉस प्रॉफिट को उधर डेबिट साइड लिखेंगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट CD 77,000 रुपीज यहां पर लिख देंगे। और दोनों साइडों में आप 3,40,000 इस साइड में आ जाएगा बैलेंस और 3,40,000 टोटल इस साइड में आ जाएगा। इस तरीके से आप बहुत इजी तरीके से, सिर्फ हमें क्या करना है, ट्रायल बैलेंस से आइटम को उठाना है और हम पुट करते चले जाएंगे जहां पर वो जाना है। क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको ट्रेडिंग अकाउंट में लिखने हैं, तो एक एक 1 बाय 1 करके सारे आइटम्स को डेबिट साइड में डाल दीजिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस को। और 4 आइटम जो आपको याद होने चाहिए, ओपनिंग स्टॉक और परचेज इस साइड में आएगा, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक आपको इस साइड में लिखना है। अगर इनके साथ रिटर्न दिया हुआ है तो रिटर्न को आपको माइनस कर देना है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर नॉलेजेबल लगी हो, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बने रहिएगा आगे की वीडियो के लिए भी।